हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे कि हम चुनावी बॉन्ड कहते हैं। हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, क्या इनके यूजेस हैं, कब ये लॉन्च हुए और कब इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। इसको बंद कर दिया है अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने। तो सूचना के अधिकार का हनन हो रहा था, ये क्या कंसेप्ट है इसको डिस्कस करेंगे और इसके बंद करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और इसको शुरू किया गया तो उसके क्या क्या फ़ायदे थे, नुकसान थे, ये सारे एस्पेक्ट की आज हम चर्चा करेंगे। वैसे तो अगर हम देखें तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं चुनावी बॉन्ड को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, लेकिन हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हम केवल वही चीज़ें कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगी और जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इलेक्टोरल बॉन्ड को अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये 2017 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली के द्वारा। ठीक है, और 19 जनवरी 2018 को ये लागू हुए थे। तो हम चर्चा करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। तो चलो अपनी क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि चुनावी बॉन्ड आखिरकार होते क्या हैं। तो चुनावी बॉन्ड जो है, अब जैसा कि मैंने बताया कि इनकी घोषणा 2017 में की गई थी तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा। ये बजट में जो बजट का भाषण दिया गया था उसमें इनकी चुनावी बॉन्ड की घोषणा की गई थी। ठीक है, 2017 से पहले, मार्च 2017 में जब बजट पेश किया गया था, उससे पहले जो राजनीतिक पार्टियां थीं उनको चंदा दिया जाता था। कैसे दिया जाता था? कैश के फॉर्म में दिया जाता था। लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड 19 जनवरी 2018 को लागू हुआ, ठीक है, 19 जनवरी 2018 को जब लागू हो गया, तब चंदा कैसे दिया जाने लगा? तब चंदा दिया जाने लगा चुनावी बॉन्ड के रूप में। ठीक है, चुनावी बॉन्ड क्या होता है? ये एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी को गुप्त रूप से चंदा दे सकता है। और ये चंदे 1,000 रुपये से लेकर के 1 करोड़ तक के हो सकते हैं। जो इसके स्लैब्स हैं वो 1,000 रुपये से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, और इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, जैसा कि मैंने बताया, एक तरीके का क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एक तरीके का प्रॉमिजरी नोट है जिससे कि कोई भी व्यक्ति खरीद कर स्टेट बैंक की किसी भी ब्रांच से, एसबीआई की ब्रांच से खरीद सकता है और किसी भी पार्टी को गुप्त रूप से चंदा दे सकता है। ठीक है, और जो पेमेंट होता है स्टेट बैंक को करना होता है वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए होगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि 2017 से पहले चंदा जो है कैश में दिया जाता था और इस प्रक्रिया में काले धन का अधिक इस्तेमाल होता था। इसी सब चीज़ों को देखते हुए क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है अभी। चलिए आगे देखते हैं। बजट 2017 में धन विधेयक के तौर पे चुनावी बॉन्ड को पेश किया गया था और उसमें 2 बदलाव लाए गए थे कि अगर कोई व्यक्ति कैश चंदा देता है तो केवल 2,000 रुपये तक कैश चंदा दे सकता है। इससे अधिक का भुगतान करना है उसको तो वो केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मतलब चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए किसी भी पार्टी को चंदा दे सकता है। और जो भी चंदा देता है व्यक्ति, उसका नाम गुप्त रखा जा सकता है। ठीक है, इस स्कीम में पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले का नाम गुप्त रखे जाते हैं। इस स्कीम की शुरुआत 2018 में हुई थी, 19 जनवरी 2018। डेट भी याद रखिएगा, लागू कब हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड? 19 जनवरी 2018 को लागू हुआ था। स्टेट बैंक की कुछ मुख्य शाखाएं हैं वो ही चुनावी बॉन्ड जारी कर सकती थी। चुनावी बॉन्ड का जो भुगतान है केवल चेक या ऑनलाइन पेमेंट के जरिए होता था, ये बात भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और चुनावी बॉन्ड की वैलिडिटी कब तक होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी वैलिडिटी 15 दिनों तक होती है। मान लीजिए 1 मार्च को किसी व्यक्ति ने चुनावी बॉन्ड इशू कराया है और जिस भी राजनीतिक पार्टी को देना है, मान लीजिए बीजेपी को देना है, ठीक है, किसी की फेवरेट पार्टी बीजेपी है या किसी की कांग्रेस है, ठीक है, तो 1 मार्च को इशू हुआ है तो 15 मार्च तक वो बॉन्ड वैलिड रहेगा। उस पार्टी को कैश कराना पड़ेगा या अपने अकाउंट में उसको जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा।
अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, केवल पंजीकृत पार्टी ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकती है। उस चुनावी दल के लिए यह भी अनिवार्य है कि आम चुनाव में, आम चुनाव मतलब विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव दोनों की बात कर रहे हैं, में कम से कम 1% वोट हासिल किया हो किसने, जिस पार्टी को भी कोई भी व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देना चाहता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब चुनावी बॉन्ड जो व्यवस्था है, इसके दो फायदे हो सकते हैं जब ये चालू था। क्या राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता हो सकती थी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ का चंदा दिया, तो 1 करोड़ का चंदा जो है जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो फंड कैश कराती थी पार्टी, तो उनके फंड में पारदर्शिता होती थी। ठीक है, दाता जो भी डोनर होता था, जो व्यक्ति चंदा देता था, उसका नाम जो है गुप्त रखा जाता था, तो उस व्यक्ति को संरक्षण प्राप्त होता था। मान लीजिए देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता था। नगद लेन देन को हतोत्साहित करना, दैट मीन्स जो डिजिटल इकोनॉमी है एक तरीके से, उसको भी बढ़ावा मिल रहा था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब हम देखते हैं चुनावी बॉन्ड जो चल रहा था, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, ये क्या है, इसके नुकसान क्या क्या हैं, ये देखते हैं। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का हनन हो रहा था। किस प्रकार से, कि जो व्यक्ति चंदा दे रहा है उसका नाम गुप्त रखा जा रहा है। मान लीजिए किसी पार्टी को 10 करोड़ का चंदा पहुंच गया, और अगर हम कोई भी व्यक्ति पिटीशन डालता है सूचना का अधिकार के तहत कि इस जो भी पार्टी है, ठीक है, XYZ पार्टी है मान लीजिए कोई, उसके पास इतना सारा फंड कहाँ से आया, तो जब व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा तो सूचना के अधिकार का हनन हो रहा है। ये जो है फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, ये इसका एक नुकसान है। ठीक है, दान की कोई लिमिट नहीं थी, तो किसी के पास मान लीजिए 100 करोड़ की ब्लैक मनी है, तो वो 100 करोड़ की ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करेगा। इकोनॉमी को ये नुकसान भी पहुंचा रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। जाली कंपनियों के द्वारा फंडिंग में काले धन का इस्तेमाल। जाली कंपनी मतलब शेल कंपनीज, आप लोगों ने सुना होगा। शेल कंपनीज जो होती हैं, एक कोई कंपनी होती है, वो उसकी बहुत सारी शेल कंपनीज होती हैं। शेल कंपनीज मतलब फर्जी कंपनीज, इसका नुकसान था। चलिए अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर इस पे जो रोक लगाई है उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी है, असंवैधानिक करार देते हुए इसको रद्द कर दिया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये सूचना के अधिकार का हनन कर रहा है, इसीलिए इसको असंवैधानिक करार दे दिया है। समझा इलेक्टोरल बॉन्ड को बिल्कुल साधारण भाषा में कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, कब लागू हुआ, कौन व्यक्ति इसको दे सकता है, किस प्रकार से इसकी वैलिडिटी क्या होती है। देखा हमने, ये एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, प्रॉमिसरी नोट होता है एक प्रकार का, जिसे स्टेट बैंक की स्पेसिफिक ब्रांचेस से खरीदा जा सकता है। ठीक है, और ये जो कोई भी पार्टी स्पेसिफिक को कोई भी व्यक्ति चंदा दे सकता है। कितना दे सकता है, 1,000 रुपये से लेकर के 1 करोड़ तक का चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड व्यक्ति बनवा सकता है, और चंदे की कोई लिमिट नहीं है। मान लीजिए कोई 1,000 करोड़ का चंदा भी देना चाहे व्यक्ति तो दे सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई हो गई। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसके आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम उनको डिस्कस कर लेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े हुए अगर कोई अपडेट आते हैं तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग इसको देखिए। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।